गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है और सिटी फोर्थ पीपीएससी मेरी 139th रैंक थी। फ़िलहाल मैं एज ए रेवेन्यू ऑफिसर रजौन ब्लॉक बांका में पोस्टेड हूँ। उसी क्रम में जिसमें हम लोग 67 बीपीएससी में आपको हेल्प कर रहे थे, उसी क्रम में पॉलिटी में कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन, जैसे देखिए आपके पास 3 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस 38 मार्क्स के हैं, तो वहाँ आपको अच्छे स्कोर करने के लिए कुछ अच्छे फैक्ट्स एंड डेटाज देने पड़ेंगे और फैक्ट्स एंड डेटाज मोस्टली जगह पे मिसिंग है। तो हम लोगों का मेरा जो मेन मकसद है, क्योंकि आप कंटेंट तो तैयार करते ही हैं, उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि कैसे कंटेंट को और बेटर करें जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाएँ। ठीक है, तो उसी क्रम में जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के तहत करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बातें करेंगे, कुछ आर्टिकल्स कैसे डालेंगे उसकी बातें करेंगे, जिससे आपका प्रॉपर नोट मेकिंग में आपको जिससे हेल्प आ सके। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपसे पूछ लिया बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने भी इसके कुछ नोट्स बनाए हैं जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें और जजमेंट्स भी बताएंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपसे कोई पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन को अगर आपको दिखाना है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन चीज़ें आती है वो तो है ही, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कैसे है वो तो आपको बताना ही है, लेकिन पहले कैसे इवॉल्व हुआ तो आपको जजमेंट्स देने पड़ेंगे। जैसे देखिए 1951 शंकरी प्रसाद केस और 1965 सज्जन सिंह केस में, दोनों में आपको पता है उस समय क्या था, नेहरूवियन एरा था, नेहरू जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें माना था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कैन अमेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन उठा था क्या हमारे फंडामेंटल राइट को कोई कर्टेल कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन उठ रही थी बार बार। ठीक है, क्योंकि हम लोग लैंड रिफॉर्म का बात कर रहे थे, वहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी की बातें हो रही थी, तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन उठ रहा था, तो कहा गया कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे 1967 में गोलकनाथ केस में पलट गई है पार्लियामेंट। वो कहती है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर ही नहीं सकते हैं, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर ही नहीं सकती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि तब आपको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार और वो 1971 में 24वीं संविधान संशोधन, उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो कोई लॉ नहीं अंडर आर्टिकल 13, इसलिए पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 13 पता है आपको, जुडिशियल रिव्यू के तहत। तो जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 है वो कहती है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो उसको क्या करेगा, जुडिशरी रिव्यू करेगी। लेकिन ये कह रही है कि ये तो जुडिशियल रिव्यू के तहत ही नहीं आता, ऐसा इसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24वीं में ले आया। सिमिलरली 25वीं में भी लाया है कि सेक्शन 2 कर्टेल राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन, इसने राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब जो है और 25वीं ने ही जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर 39B, आर्टिकल 39B और 39C दो ऐड करके उसमें कहा कि हम इसमें जो भी डालेंगे कोई भी चीज़ बना करके उसको आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब ये जो गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ केस में जो कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, यहाँ तो फंडामेंटल राइट अमेंड हो रहा है। तो क्या किया गया, फिर आपके पास, आपको पता होगा कि इसके रेफरेंस में, और आपको 1972 में भी एक काम किए हैं वो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, 29वीं संविधान संशोधन से 2 लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन लाई है, 9th शेड्यूल में डाल दी है। ठीक है, तो फिर 1973 में एक मेजर जजमेंट आता है जिसे कहते हैं हम लोग केशवानंद भारती केस। कहा कि ऐसे नहीं होगा, दोनों आदमी लड़ाई करेंगे नहीं होगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि करने की आवश्यकता है देश को, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने की आवश्यकता है। तो क्या होना चाहिए, उसने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं कि आप अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कि कुछ मूलभूत जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप हैम्पर नहीं कर सकते हैं। ऐसा केशवानंद भारती केस 1973 में आया। ठीक है, तो यही जजमेंट
ये सिमिलर बात रीइटरेट किया गया मिनर्वा मिल केस में, एसआर बोमई केस में, आईआर कोहलियो केस में, इसको रीइटरेट किया गया। और आपको मैं बता दूं कि कौन कौन चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, वो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं किया गया, वो बढ़ती जा रही है। जैसे सॉवरेंटी है, वेलफेयर स्टेट है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, सुप्रीमेसी, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में, और ये किसके ऊपर, कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में किस किस को लेते चलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में कोर्ट लेती जा रही है। तो सिमिलरली आप देखेंगे कि हमने किस माध्यम से लगा, ये आपको लगा होगा कि ये पॉलिटी का आंसर बताना चाह रहा है कि डिफरेंट जजमेंट्स की बातें कर रहा है, समझ रहे हैं। जैसे हम रिजर्वेशन की बातें करें, ठीक है, और हम इंदिरा सोनी जजमेंट की बात ना करें, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आंसर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि इंदिरा सोनी जजमेंट, आपको पता है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के जजमेंट में उसने 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन था उसको एक्सेप्ट किया था, और उसी ने कहा था कि ऐसे भी ओबीसी हैं जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं, तो क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट उसी ने दिया था। किसने? इंदिरा सोनी जजमेंट की क्रीमी लेयर को आप छाटिए भाई, ठीक है। सिमिलरली उसने 50% कैप लगा दिया था कि आप 50% से ज़्यादा नहीं देंगे उनको, क्योंकि 50% ऑलमोस्ट जनरल भी था, तो नहीं तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ये एक सीयर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि आपने, मतलब कि क्योंकि ये लोग 50% ऑलमोस्ट हैं, इन लोग को 50% देंगे और 50% जनरल हैं, अगर हम इनका 70% कर देंगे तो जनरल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, इसीलिए 50% का कैप लगाया गया। और यही चीज़ें जब ईडब्ल्यूएस का जो केस चल रहा है उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि ये 50% कैप वाला इंदिरा सोनी जजमेंट का, आप अगर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, एम नागराज केस की बात नहीं कर रहे हैं जो कि 2006 में आया, तो उसमें भी यही कहा 50% रिजर्वेशन आप नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, वो जजमेंट्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें 1985 का जो केस था, एक शाहबानो केस 1985, उसमें क्या कहा गया था? शाहबानो केस में कहा गया था कि मैंने तलाक आप दे दिए, आप मुस्लिम हैं, तलाक दे दिया, और फिर क्या कीजिएगा? तलाक दे करके वो महिला कहाँ जाएंगी जिनसे आपने शादी किया था? तो उसमें कहा गया था कि आप उनको क्या देंगे, जो भी राशि है, जो भी 50% या जैसे उसको बांट करके आप राशि देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपका इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि शाहबानो केस में कहा गया था, जिसे इंग्लिश में एलिमनी कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। तो देखिए, जो सीआरपीसी का धारा है, सीआरपीसी 1973 का जो धारा है वो हर सिटीजन पे लगता है, इसमें ये जजमेंट में कहा गया है, ठीक है, शाहबानो केस में कि सीआरपीसी 1973 का धारा हर सिटीजन पे लगता है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, ठीक है। तो आप ये डालें। उसके बाद आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप एक ये इसका सरला मुग्दल केस, सरला मुग्दल केस भी एक आता है जो कि इसी पे बात करता है। सरला मुग्दल केस में आपको पता होगा कि उसमें भी सिमिलर टाइप का जजमेंट्स हैं। एक लिली थॉमस का केस है 2000 में, उसमें भी सिमिलर जजमेंट्स हैं। धीरे धीरे हम और उसको ओपन करेंगे। क्या है लिली थॉमस केस में? जैसे कहा गया कि जैसे कोई हिंदू है, हिंदू क्या करेगा कि उसको दूसरा शादी करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइएगा तो आप दूसरा शादी कर लीजिएगा। आपको पहली बीवी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहले उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा, फिर ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डालेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट जजमेंट्स में सरला मुग्दल केस में भी कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है। शाहबानो केस में भी कहा गया। मैंने अभी बताया कि 1973 का सीआरपीसी का धारा सिटीजन स्पेसिफिक है, ना कि रिलीजन स्पेसिफिक। ये ट्रिपल तलाक केस
आपको पता होगा ट्रिपल तलाक केस जो 2017 का केस है, 2017 में ही आया था ट्रिपल तलाक केस, हाँ जो भी 2017 या 18 का है, तो उसमें भी जो है सो प्रोटेक्शन ऑफ वमेन राइट का कहा गया। आप नहीं कि ट्रिपल तलाक 3 बार तलाक का करके वमेन से छुटकारा पा लिए। वमेन का डिग्निटी है भाई, वीमेन का डिग्निटी है, महिलाओं का डिग्निटी है, ठीक है। सिमिलरली जो एसआर बोमाई केस था 1973 में, सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है सेकुलरिज्म को, ठीक है। भारत एक सेकुलर स्टेट है ना। तो आप ये दलील देंगे तब ना आपको ये देगा। आप आर्टिकल 44 की बातें करेंगे तब ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो देखता है कि मतलब वो कहता है कि डीपीएसपी में कि हाँ हमें जो है सो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। इक्वलिटी की बातें करेंगे, सब इक्वल है। तो आर्टिकल्स एंड जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं। अगर हम कहीं इक्वलिटी की बातें कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम कहीं इक्वलिटी की बातें कर रहे हैं और हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ना डालें तो कैसे, जैसे नालसा जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट था, ट्रांसजेंडर के राइट को देखिए। क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रांसजेंडर जो हैं, जो भी हमारे ये हैं, थर्ड जेंडर का राइट का उनको इसमें दिया गया नालसा, उससे पहले उनको कोई थर्ड जेंडर का राइट नहीं था, उन्हें जीने का, उन्हें इक्वल सिटीजनशिप का राइट नहीं था भाई। क्यों? उनकी गलती है क्या भगवान ने उन्हें ट्रांसजेंडर बनाया है? तो भारत के वो एक नागरिक हैं, फॉर्म में था जेंडर मेल फीमेल, क्यों होना चाहिए था मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, और उन्हें बहुत प्राउडली कहना चाहिए कि यस आई एम ट्रांसजेंडर, उनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो नालसा जजमेंट जो आपका ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का वो देता है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आपको पता होगा नवतेज सिंह जौहर केस 2018, 377 आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। डीक्रिमिनलाइज किया गया है मतलब कि सेम सेक्स मैरिज को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। यहाँ बहुत डिबेट आएंगे कि इंडियन कल्चर है, यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो हैं, इंसान को अगर किसी लड़के को लड़के से ही प्यार है या लड़की को लड़की से प्यार है, हम उनके लाइफ में क्यों इंटरफेयर करें, उनको क्यों क्रिमिनल घोषित कर दें, ठीक है। तो वो जजमेंट्स प्रोग्रेसिव है। ये प्रोग्रेसिव जजमेंट कब से आना शुरू हुआ है? आपको पता होगा कि मेनका गांधी केस जो था, मेनका गांधी केस, एक मेनका गांधी केस आपका था, उसमें क्या किया गया था, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन जैसा अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उससे आप क्या करते हैं कि जो अक्षर सा लिखा हुआ उसी को आप इंटरप्रेट करते हैं वैसे तो, लेकिन नहीं, अक्षर सा से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017, पुट्टा स्वामी जजमेंट राइट टू प्राइवेसी देता है, वो भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का बताया गया कि वो एक अभिन्न अंग है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आपकी प्राइवेसी, आप रूम में क्या कर रहे हैं, आप फोन पे किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आजकल क्या ये मतलब हम क्या ब्राउज कर रहे हैं वो तक जा रहा है। राइट टू प्राइवेसी किस तरीके से हनन हो रही है आपको पता होगा, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हम कोर्ट में चले जाएंगे, आपको पता है फंडामेंटल राइट के लिए आपके पास जो है सो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सो डायरेक्टली आप वो जा सकते हैं, आपके पास रिट पिटीशन है। तो इस तरीके का जजमेंट्स, उस तरीके की बातें आपको लिखनी होंगी। एक्ट्स की बातें करेंगे, पॉस्को एक्ट हो गया, किसी भी जो है सो मतलब कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए कोई एक्ट है, चिल्ड्रन के लिए कोई एक्ट है। आप अगर वमेन की बातें कर रहे हैं, वीमेन की बातें, महिलाओं की बातें कर रहे हैं और विसाखा गाइडलाइंस की बातें नहीं कर रहे हैं। विसाखा जजमेंट आया हुआ था, विसाखा जजमेंट माने यूनियन माने राजस्थान स्टेट के अगेंस्ट था कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस, महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट जो कि वर्क प्लेस पे हो रहा है, वहाँ कहा गया कमेटी गठित कीजिए भाई।
महिलाओं को अगर आप सेफ वर्क प्लेस नहीं देंगे, उन्हें इंफीरियर मानते रहेंगे, तो क्या महिलाएं ग्रो कर पाएंगी? कभी नहीं। तो इसीलिए जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बातें आप रखिए लेकिन अच्छे से रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अब एक केस आया था, अरुणा सांगवाग का केस 2011। आपको लगता है कि राइट टू डाई, मतलब मरने का जो है, राइट टू डाई विद डिग्निटी होना चाहिए? अरुणा सांगवाग 42 साल से वेजिटेटिव स्टेट में, पैरालाइज्ड, डीफ, कुछ नहीं बोल सकती थी, पैरालाइज थी, उसको वेंटिलेशन पे रखा गया था 42 साल से। तब भारत ने पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया। क्या होता है पैसिव यूथनेसिया? हम अलग से डिटेल भी बना सकते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो, लेकिन अभी मैं एक मास्टर वीडियो टाइप बना रहा हूं जिससे आपका दिमाग खुले कि ये चीज़ें डालना है। क्या होता है पैसिव यूथनेसिया? पैसिव यूथनेसिया, आप एक्टिव यूथनेसिया नहीं कर सकते, किसी को सुई दे करके नहीं मार सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत दिनों से, और वो उसमें भी एक डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर की टीम, शायद 6 डॉक्टर की टीम या 3 डॉक्टर की टीम है, वो अगर जजमेंट देती है, वो अगर अप्रूव करती है, तो आप उनके ऊपर से वेंटिलेशन हटा सकते हैं या कोई जो मेडिकेशन था उसको हटा सकते हैं। राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसे पैसिव यूथनेसिया कर। अगर किसी को सुई दे के मारेंगे वो इंडिया में अलाउड नहीं है। एक्टिव यूथनेसिया इज नॉट अलाउड इन इंडिया, बट पैसिव यूथनेसिया इज अलाउड, किया गया। वो भी स्पेशल केस में। एक डॉक्टर हो सकता है बायस्ड हो, कोई अगर पिता के साथ संपत्ति वाला इशू है, चाहे मरवा दे, वैसे एक डॉक्टर से नहीं, कमिटी ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर कभी फंसना चाहेगा? नहीं फंसना चाहेगा, तो इस केस में कमिटी ऑफ डॉक्टर, और बहुत सारे डॉक्टर्स रहेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है? भारत में एमएलए एमपी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ता जा रहा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ता जा रहा है और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स होता जा रहा है। आपको पता होगा कि ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो आपको पता है कि अगर आप 2019 में डेटा कैसे फुट करना है, 2019 में इंक्रीज ऑफ 109% इन द नंबर ऑफ एमपीज विद डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेज। 2009 के अपेक्षा 2019 में 109%, मतलब कि समझिए दुगुना हो गया एमपी जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है। डालिए ना एडीआर का रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक, मतलब जो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसने कहा है कि कैंडिडेट्स जिसकी क्रिमिनल चार्जेज हैं उसके डबल चांस होते हैं विनिंग, जो कि क्लीन रिकॉर्ड के अपेक्षा। डालिए ये रिकॉर्ड, एडीआर का रिपोर्ट, तब ना लगेगा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे आप बात कर रहे हैं। 2022 में जो 226 सिटिंग राज्यसभा एमपी, उसमें से 71 माने 31% के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, और 37 मतलब 16% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस है। सीरियस क्रिमिनल केस आप समझ रहे हैं, वो चल रहा है, वो आपके यहाँ बैठे हुए हैं। अरे ये तो लिली थॉमस 2013 के केस में जो आया हुआ था उसकी धज्जियां उड़ रही है। क्या था लिली थॉमस केस 2013? एमपी, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, एमएलसी, अगर उसको मिनिमम 2 साल का अगर सेंटेंस हो गया है, 2 साल का अगर सेंटेंस हो रहा है तो वो उसका मेंबरशिप चला जाएगा। अब क्या हो रहा है कि 2 साल का सेंटेंस ही नहीं होने देंगे, तो फिर क्या होगा? उसका मेंबरशिप रहेगा, समझ रहे हैं? अरे एडीआर 2002 में जब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एडीआर का केस आया था, उसमें कहा गया था इलेक्टोरल के पास ये फंडामेंटल राइट है कि जानने का कि एंटीसीडेंट्स, कैंडिडेट्स किस प्रकार का चरित्र है उसका। और इसी कारण से पीयूसीएल, पब्लिक पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004 में सेक्शन 33B जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपीए एक्ट है 1951 का, ठीक है, उसको जो है फिर से चैलेंज किया गया था। एडीआर जजमेंट इसमें आया था, उसने कहा था कि जो इलेक्टर्स की रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानने का राइट है भाई, उसको जानने का राइट है। इसीलिए कहा गया कि आप जो है पेपर में निकालेंगे कि आप कितने, तो पेपर में कहा कोने में निकाल देंगे इतने से में, क्या हम इतने, मेरे ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, धज्जियां उड़ रही हैं,
केसेस की। आप लिखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल पॉलिटिक्स में घुसते जा रहे हैं। जो हमारे मतलब कहते हैं ना, लॉ मेकर्स आर बिकमिंग द लॉ ब्रेकर्स, और जो लॉ ब्रेकर्स हैं वही बन रहे हैं हमारे लॉ मेकर्स। जो लॉ को खुद भंग कर रहे हैं वही हमारा लॉ बना रहे हैं भाई। लिखिए जम करके आर्टिकल्स, फैक्ट्स। फैक्ट्स लिखिए किसका, जैसे एडीआर का रिपोर्ट लिखिए, किसी का रिपोर्ट लिखिएगा, ठीक है। वैसे ही अगर कोई जजमेंट है, आप अब देखते हैं कि हर जगह आप देख रहे हैं कि गवर्नर का रोल को तो गवर्नर के जो भी पोस्ट है उसको तो एक हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन 64th में आया था तो उनको करना पड़ा था कि रबर स्टाम्प कह दिया था। लेकिन रियलिटी है कहीं ना कहीं जा करके, मेरे ऊपर भी इस तरीके का लग सकता है कि बोल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना किस तरीके से किया जा रहा है। एसआर बोमई केस में क्या कहा गया था, एसआर बोमई केस 1994 कि प्रेसिडेंट रोल आर्टिकल 356 में उसे ब्लंटली आप यूज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अरे सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, आप लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे, गवर्नर के लिए कितना सही बात कहता है। फ्लोर टेस्ट की बात करता है पुंची कमीशन कि फ्लोर टेस्ट पे ही आप कर सकते हैं, बाहर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर लेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो सारे आर्टिकल्स, सारे कमीशन के रिपोर्ट्स, जो भी टॉपिक आप तैयार करें, अभी बहुत टॉपिक्स हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये है वो है, तो एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 7th शेड्यूल है, कॉपरेटिव्स है, बहुत टॉपिक्स मुझे बताना है, लेकिन एक ही वीडियो में इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपके पास स्कोप है हर टॉपिक के ऊपर, फैक्ट्स, डेटा, जजमेंट्स, ठीक है, आर्टिकल्स, एक्ट्स डालिए। लगना चाहिए कि हाँ एक मतलब पढ़ा लिखा आदमी बातें कर रहा है, ना कि एक कुछ भी बातें कर रहा है, ठीक है। होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और भी बातें करेंगे। मीनवाइल आप लोग इसी तरीके से सारे टॉपिक्स को तैयार कीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर के एनालाइज करके दिया था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पे जाइए। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट, 200 आर्टिकल 211, 112, ऐसे ही जो है सो कैसे कौन किसके पावर में जा सकता है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जजमेंट्स डालिए आप अच्छे अच्छे। तो बहुत स्कोप है और होपफुली ये वीडियोज आप लोग के बहुत काम आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।